ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन इज कॉल्ड प्लाज्मा, पहली चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। अब जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स का सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो देखने में रेड होते हैं। वो रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से उनका कलर रेड होता है। उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन ये है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन सीधा लंग्स के थ्रू जाकर जब हार्ट में जाता है, तो हार्ट में जो ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन घुलता है ना, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, ब्लड के अंदर 4 चीज़ें, एक तो प्लाज्मा, एक रेड ब्लड सेल, एक वाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और रेड ब्लड सेल ही उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रैवल करवा के और जगह 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 सब जगह बॉडी के सारे सेल्स को वो ट्रांसपोर्ट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के हर एक सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये रेड ब्लड सेल हो गया। फिर हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल की। तो जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स को बॉडी का सोल्जर कहा जाता है। वो क्या करते हैं? वो जितनी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, जितने भी वायरसेस होते हैं, इनफैक्ट जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सबसे लड़ते हैं, फाइट करते हैं। उनका काम ही ये होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाए रखना। तो जो बॉडी की जो भी इम्यूनिटी है वो आपके वाइट ब्लड सेल की फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करता है। वाइट ब्लड सेल्स अगर अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा आता है, चौथे होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर सोल्जर किसी तरीके से फेल हो जाए, तो सोल्जर फेल हो गया तो हम बीमार पड़ गए या फिर चोट लग गई। तो कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई हम गिरने के बावजूद भी उतना ज़्यादा इंटेंस तरीके से हम गिर नहीं पाए या उतनी ज़्यादा चोट नहीं लग पाई, तो उनको कोई ज़्यादा चोट भी नहीं लगती और कोई खून वगैरह भी नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, उसमें थोड़ा बहुत दर्द होकर रह गया, लेकिन बाकी कोई ब्लड वगैरह लॉस नहीं हुआ, खून नहीं निकला, कोई चोट नहीं लगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी चोट लग जाती है तो उसमें रिपेयरिंग का काम, यानी कि सोल्जर की तरह कौन बिहेव करता है? वाइट ब्लड सेल। और डॉक्टर की तरह कौन बिहेव करती है? प्लेटलेट्स। मतलब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग का काम जो है वो प्लेटलेट्स करती है। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड को कोएगुलेट करना, कोएगुलेशन को ही हम क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉट बनाने का काम, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो टोटली इन्हीं की वजह से होती है। ये क्या कहते हैं आपका? प्लेटलेट्स की वजह से। ये फोन घुमाना जरा ऐसे ऐसे घुमा दो, पलट दो। ये जो स्टिकर है यार, ये फ़ोन पर लगा दिया तुमने, नीचे गार्ड के पास भी लगा दिया, लिफ्ट के अंदर भी चिपका दिया, बाहर भी चिपका दिया, ये गलत बात है। तो मेरे को नहीं, लिफ्ट के दरवाजे पर भी चिपका हुआ था, लिफ्ट के अंदर भी चिपका हुआ था, ठीक है ना। एक पर लिखा हुआ था सोशल मीडिया एडिक्ट और एक पर लिखा हुआ था सुपर गर्ल। और मेरे पास फिर कंप्लेंट आती है कि आपके ट्यूशन के स्टूडेंट्स ने ऐसे स्टिकर चिपका रखे हैं। सर मैं जिसने भी चिपकाया डिस्ट्रीब्यूट तो तुम ही कर रहे हो ना? नहीं सर, आदत मेरी थी। क्यों? मैं नहीं सर, मैं नहीं, सर उसके साइड वाला। तो भाई जो भी है ये काम नेक्स्ट टाइम ना हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है। चलिए, अरे वो मेरे को याद आ गया, क्योंकि 2 दिन पुरानी बात है, मेरे को याद आ गया वो स्टिकर देखकर तुम्हारे फ़ोन पर। तो ये मत किया करो। और सिर्फ नॉट ओनली माई सोसाइटी, अपनी सोसाइटी में मत करना, नहीं तो तुम्हें सुनने को मिलेगा कहीं नहीं। छोटी छोटी चीज़ों पर कोई कुछ बोल देता है तो बुरा लगता है ना। अब फिर गलती अपनी है तो हम कुछ बोल नहीं पाते, तो हम तो फिर यही कह देते हैं ठीक है जी, समझा देंगे बच्चों को। चलिए जी, द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी आर एज फॉलोज। तो पहला देखिए फंक्शन क्या है? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में लंग्स से बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम है वो ब्लड करता है, पहली चीज़। दूसरा, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से लेकर और लंग्स तक भेजकर और लंग्स के थ्रू बाहर भेजने का काम, ये भी जो है ब्लड का ही काम है, ठीक है। जरा देखिएगा, ऐसा होता है कि ना, एक ऐसा समझ लो जैसे कि कोई मतलब एक ट्रॉली हो, ब्लड इज़ लाइक अ ट्रॉली, जैसे कि एक ट्रॉली हो और उस ट्रॉली के अंदर क्या होता है कि वो ट्रॉली के अंदर ना ब्लड में ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। अब वो जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन तीन तरीके की जो पाइपिंग सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो 3 तरीके का है। एक आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं और एक कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज जो है वो किसका काम करती हैं? आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करने का काम करती हैं।
तो मैं अभी डिटेल में बताऊंगा उसको, अभी हार्ट का भी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो होता क्या है कि जो ब्लड है वो ब्लड अपने अंदर सारा का सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर वो ट्रैवल करना शुरू करता है, बॉडी के एक एक पार्ट से गुजरता है ब्लड, ठीक है। बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है सिवाय दांतों के और बालों को छोड़कर, कोई और हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको अगर आप काटोगे तो उसमें से खून ना निकले। तो ब्लड, बाल काटते हैं तो खून नहीं निकलता, ऐसे ही अगर दांत टूट जाए कहीं से तो उसमें से भी खून नहीं निकलता। नाखून का भी ऐसे ही, नाखून भी हम काटते हैं तो उसमें खून नहीं निकलता। तो होता क्या है कि उसके अलावा बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह ब्लड फ्लो हो रहा है और सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो होता ये है कि वो ऑक्सीजन छोड़ता चला जाता है, ब्लड ऑक्सीजन देता चला जाता है बॉडी के सारे पार्ट्स को। अब जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, छोटे से छोटा सेल हो गया, सब टिश्यूज़ हो गए, उन सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद होती है। वो कहते हैं नहीं ऑक्सीजन तो दे दो मुझे, मेरी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन छोड़ता हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ चलता चला जाता है। तो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्सड होती है उस ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन उसने स्टोर कर रखी है। अब वो ऑक्सीजन छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो पूरी बॉडी में से घूमकर जब वो वापस हार्ट में आता है तो तब तक वो सारी ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर चुका होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले चुका होता है, बॉडी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस टाइम उसी ब्लड को कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज देता है हार्ट तक, और हार्ट से फिर जो ब्लड है वो ब्लड तो वापस चला जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं लंग्स, और लंग्स उसको बाहर भेज देते हैं। समझ गए? हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और उसके बाद हार्ट का ये काम होता है कि उसको जो ब्लड को तो अलग भेज देता है बॉडी के अंदर, और उसमें से जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एक्सट्रैक्ट करके लंग्स को देते थे, लंग्स बाहर भेज देते हैं उसको, ये काम होता है। तो सेकंड पॉइंट में यही था कि ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेकर आते हैं, ब्लड के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है, उसी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। हाँ जी, थर्ड देखेंगे, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भी बॉडी के साथ लास्ट के 10 मिनट में याद दिला देना, वो करा देना, ठीक है, देख कर याद आना, ठीक। तो जितना भी जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को भी पूरी बॉडी में कैरी करने का काम जो है वो भी ब्लड ही करता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन, मेन ट्रांसपोर्टेशन एजेंट हमारा ब्लड ही है। फोर्थ देखिएगा, इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो हार्मोन्स को भी पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाने का, डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम भी ब्लड का ही होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, किडनी को छोड़िए, और कुछ सोच कर बता दो। पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई और नाम भी होता है? अरे गलत ही बोल दो, कोई बात नहीं। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इधर होते हैं, इधर, ठीक है। तो छोटे बच्चे को भी अगर कभी लगाना होता है ना तो यहाँ नहीं लगाते। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मान लीजिए डर लग रहा है तो वो जो डर वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी इनसे सिक्रीट होते हैं। अगर मान लीजिए हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो वो भी सारे हार्मोन्स यहीं से सिक्रीट होते हैं। तो अलग अलग जितने भी सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स वो ज़्यादातर यहीं से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कोई, ठीक है। नाजुक होता है ये एरिया, इसी वजह से कहते हैं कि इधर नहीं करते। इसको स्मॉल ब्रेन भी बोल देते हैं, छोटा दिमाग, इसको स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। सर पे मार दो, इधर मार दो, कहीं भी बच्चों को समझाने के लिए कि क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है, सारी दिमाग में तो सर हमारा तो मिलने आती ही नहीं है, इधर गर्दन से थोड़ा बचा है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट काम क्या करता है ये, इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो लिवर से किडनी तक जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, उसको भी ब्लड ही लेकर आता है। तो लिवर फिर जो ब्लड है वो अलग हो जाता है और उसमें से यूरिया एक्सट्रैक्ट होकर कहाँ निकल जाता है, किडनी और ब्लैडर के थ्रू बॉडी से बाहर। उसके बाद ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ब्लड बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं। जब एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर, वही फाइट करते हैं सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स।
सेवन्थ है ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड जो है बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। ऐसे तो ऐसे कैसे? ऐसे सोचो, जब कभी हम ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खेल कूद कर एकदम आ रहे हैं तो हमको पसीना आता है बहुत ज़्यादा, तो होता क्या है कि अगर कहीं भी किसी भी बॉडी में से अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, अर्थन पॉट का एग्जांपल शायद आपने करा होगा लास्ट ईयर, ट्रांसपीरेशन वाला जो प्रोसेस था, उसमें ये होता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब छोटे छोटे पोर्स का मतलब क्या है कि जब पानी आपने उसके अंदर भर दिया, आपने गर्म पानी भर दिया, उसके ठंडा नहीं गर्म ही भर दिया, और बाहर भी भयंकर गर्मी हो रखी है, लेकिन आप देखेंगे 1-2-2.5 घंटे बाद आप देखेंगे कि पानी ठंडा हो जाता है। तो वो पानी ठंडा क्यों होता है? वो नेचुरली ठंडा होता है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, वो नेचुरल रेफ्रिजरेशन है। कैसे? आप ये देखें कि जो स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं, स्मॉल पोर्स से पानी पूरा का पूरा बाहर की लेयर पर आ गया, जो अर्थन पॉट जो मटका है, मटके की बाहर की लेयर पर आ गया। अब होता क्या है कि वो आया एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, जो बाहर की जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो बाहर की लेयर से धीरे धीरे क्या शुरू होता है? इवेपोरेशन शुरू होता है। तो इवेपोरेशन जिस जगह पर, जिस सरफेस पर होता है, वो उस सरफेस को ठंडा छोड़कर जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, चलो ऐसे ही बताता हूँ। तो जो ये होता है, जैसे मान लीजिए सरफेस है, अगर मान लीजिए हमने अपने हाथ पर स्पिरिट रखी है या पेट्रोल रख लिया, पेट्रोल कितनी देर तक रहेगा? कुछ सेकंड्स तक इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट कैसे हो जाता है? लोग कहते हैं कि पेट्रोल ना उड़ जाता है, तो पेट्रोल उड़ जाता है का मतलब क्या है? इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेट कैसे होता है? उसका रीज़न है, जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर में इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर चालू होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वाटर इवेपोरेट ही नहीं होगा। इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता है। अगर मैं अपने घर की बालकनी में या सड़क पर कहीं पर पानी डाल दूँ और बड़ी तेज धूप निकल रही है, तो वो थोड़ी देर में इवेपोरेट हो जाएगा, पानी गायब हो जाएगा। सेम चीज़ क्या होती है कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को बोला जाता है, आपने पेट्रोल टैंकर्स पर भी देखा होगा, हाईली इन्फ्लेमेबल। तो वो ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। अब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 10 या 12 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है। तो होता ये है कि वो जल्दी ही वो इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो जैसे ही जिस जगह से वो इवेपोरेट होता है ना, वो उस जगह से भी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब आपने किसी सरफेस में से हीट को निकाल लिया तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज कोल्डनेस। आपने किसी भी सरफेस में से अगर हीट को खींच लिया तो उस सरफेस को तो आपने ठंडा छोड़ दिया ना, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आता हूँ बॉडी पर, अब आता हूँ बॉडी पर, अभी वही कह रहा हूँ, प्लास्टिक की चीज़ बड़ी। तो अब हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को बॉडी पर लाते हैं कि बॉडी में ब्लड जो है वो इसको रेगुलेट कैसे करता है। होता ये है कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.5 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब क्या है कि हम फुटबॉल खेलने गए तो फुटबॉल में दौड़ना बहुत पड़ता है, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो मज़ा आ गया, खड़े रहते हैं बेचारे फील्डर, दौड़ते रहते हैं, वो भी कभी कभी दौड़े जगह से फिर रुक गए और फिर ऐसे ही जैसे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गेम ही फुटबॉल है असली, तो वहीं पता चलता है कितनी स्ट्रेंथ है। उससे भी ज़बरदस्त हॉकी है, पर क्या है कि हॉकी पर फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हॉकी मारना शुरू कर देते हैं दूसरे। तो खैर फुटबॉल में असली स्ट्रेंथ का, असली स्टेमिना का फुटबॉल में ही पता चलता है कि आप कितनी देर तक खेल लो। क्रिकेट तो सुबह से शाम तक खेल लोगे, फुटबॉल 1 घंटे में हो जाता है, बस वही हो गया और नहीं। तो होता ये है कि फुटबॉल जैसे आप खेल रहे हैं तो लगातार आप बड़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बार बार आपको दौड़ना ही पड़ रहा है। खड़े रहने वाले काम तो सिर्फ गोलकीपर का है, वो खड़ा, बाकी तो सारे दौड़ ही रहे होते हैं। अब आप ये देखिएगा कि जब आप लगातार दौड़ रहे हैं तो धीरे धीरे ब्लड फ्लो फास्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों ब्लड फ्लो फास्ट इस वजह से होता है क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन ले रहा है बहुत तेज़ी से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है बहुत तेज़ी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। और जब ब्लड फ्लो फास्ट हो रहा है तो धीरे 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 बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। कैसे? आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा फास्ट करना शुरू करें, जहाँ पर मोशन फास्ट हो जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आयन्स आपस में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसके जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ने के बाद में ये होता है कि टेम्परेचर बॉडी का इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आपका जो ब्रेन है
और जो आपका हार्ट है वो काम करना बंद कर दे। समझ रहे हैं? हार्ट और ब्रेन को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। ऐसी क्या प्रॉब्लम होती है कि बुखार हो गया जी, मेरे को टेम्परेचर बढ़ गया, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया तो मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं ढीला पड़ा हूँ, लेट हूँ, इसमें कुछ नहीं हो रहा मेरे से। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है कि आपका जो मेन ऑर्गन्स हैं, जो दो हैं, वो हैं हार्ट और ब्रेन। तो इन दोनों को एक कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब वो काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड तुरंत स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है कि स्वेटिंग शुरू करो फटाफट। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सबसे पहला असर उसका आएगा हार्ट पर, फिर ब्रेन पर। ठीक है? तो जैसे ही स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होने के बाद में तुरंत बॉडी के जो स्मॉल स्मॉल पोर्स है, जस्ट लाइक अर्थन पॉट, तो वो स्मॉल स्मॉल पोर्स से जो स्वेट है, पानी जो है, वो बाहर आना शुरू होता है। अब जब वो पानी बाहर आना शुरू होता है तो उससे होता क्या है कि जब वो इवेपोरेट होगा तो वो बॉडी को और क्या करके जाता है कि उसने हीट एब्जॉर्ब करी, हीट एब्जॉर्ब करी तो क्या करता है कि वो पीछे कोल्डनेस छोड़ जाता है। और कोल्डनेस, इसका मतलब तो ये है कि खेलने के बाद मुझे ठंडापन लगना चाहिए या खेलते दौरान भी ठंडापन लगना चाहिए? नहीं। वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का तो वो उसको जब ठंडा करता है तो वो 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल तक आने में लग जाता है। मतलब वो उसको जितना बढ़ा है उतने को कंपनसेट कर देता है, तो वी फील नॉर्मल। हमको स्वेटिंग तो होती है, वो तो हमको पता है कि हम खेल रहे हैं तो स्वेटिंग तो होगी, लेकिन हमें अनईजीनेस फील नहीं होती। खेलते टाइम हमको ये नहीं होता भाई टेम्परेचर बढ़ गया रुक जगह बैठ जाता हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना किसी के साथ? ठीक, तो ऐसा कभी भी नहीं होता किसी के साथ। बस वो जो टेम्परेचर बढ़ा है, तो जितना बढ़ा है तो ब्लड ही काम करता है। ब्लड किसको एक्टिवेट करता है? स्वेट ग्लैंड्स को। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? पसीना निकालते हैं बाहर, और पसीना जैसे ही इवेपोरेट होता है, तो जब वो इवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी की सरफेस से, सारे कोने से, जहाँ जहाँ से पसीना निकल रहा है उस सब जगह से क्या करता है कि वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करा तो क्या हुआ? जिस जगह से एब्जॉर्ब करा उस जगह को ठंडा कर दिया। आपने हीट खींच ली तो ठंडा ही तो रहा, आपने ठंडक छीन ली तो क्या हो गया? गर्म हो गया। ये होता है, समझ गए? तो इन दिस वे ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम है कि ये ब्लड इसको, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है इसको रेगुलेट कैसे करता है। रेगुलेट मतलब कांस्टेंट बना कर रखता है। ठीक है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पर आ जाते हैं। क्या हुआ? कुछ फील हुआ था कि ऐसा कुछ खेलते टाइम कभी? क्या सर? कुछ और बात हुई? सर उसका सर रिमाइंडर आता है। हाँ सर कुछ लोगों को लाइक मान लो 2 बच्चे या कुछ खेल रहे हैं, जो बंदा खेल रहा है और जो बंदा नहीं खेल रहा उसको उससे ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो सर उसका क्या रीज़न है? उसका, अच्छा ये तो है ना, ये मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। मेरा भी एक फ्रेंड था, सब लोग आराम से बैठे हैं, बेचारा पसीना ही पोंछता रहता है। किसी को बहुत कम, किसी को बेचारे को आते ही नहीं है, कुछ ऐसे नहीं है जिनको आते ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि हर एक बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है, हर एक बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, किसी ने कुछ बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे, उसने बोला कैसे भी, है ना? तो ये जिसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होता है ना, उसको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। ठीक है? अब उसको कोई कितना भी कह दे कि बेटा तुम सत्संग सुना करो, तो मैंने गुस्सा ज़्यादा आता है, कितना भी कह दो। भाई जब तुम्हारा अंदर जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक जो सिस्टम है, वही फास्ट काम कर रहा है, तो फिर सीधी सी बात है कि भाई आपको एकदम से गुस्सा नहीं जाएगा। तो जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है उसको पसीना ज़्यादा आएगा। इसीलिए ये कहा जाता है, सुनो तो सही पहले मेरी बात, फिर मैं आपका सवाल पर आता हूँ। तो जिस बच्चे को पसीना ज़्यादा आ रहा है उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तो उस, और जिसको पसीना कम आ रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कम है। तो जिसको पसीना ज़्यादा आता है उसको वेट लॉस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, फटाफट हो जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि भाई 2 मोटे थे, जिम ज्वाइन कर लिया उन्होंने, तो एक का तो वज़न बहुत जल्दी कम हो गया, एक भाई तो 1 साल से लगा हुआ है तो आज भी तो और मोटा हो गया, है ना? तो क्या है कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो थोड़ा सा स्लो है। अब इसमें जो नालायक जिम ट्रेनर है वो ये सिखाते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करने से पहले ना 2-3 सिगरेट पीकर आएगा, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। वो है कहीं ऐसा सिखाते हैं। ठीक है? और इसमें जो है, इसमें कई लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं, अरे भाई बड़ा फर्क पड़ रहा है, सिगरेट ने मेरे को, मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे सुधार दिया। अब पता चला कि तुम, वज़न तो तुम्हारा कम हो गया, दूसरी तरफ तुम कैंसर की तरफ जा रहे हो, है ना? तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है सीधा, और दुनिया की कोई दवाई नहीं बनी जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दे या मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर दे। जब ब्लड प्रेशर भी होता है, ब्लड प्रेशर भी पढ़ेंगे,
तो जो ब्लड प्रेशर भी होता है उसमें भी यही होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो गया है। वो फास्ट क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी जितनी कैपेसिटी थी वो उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो श्रिंक हो गई है। और ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर उन्हीं लोगों को होता है जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो है मेटाबॉलिज्म का खेल है। तो इसका मतलब ये है कि तुम जो है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो इसका मतलब ये है कि तुम जल्दी ही मोटे हो जाओगे। सर मेरे में सर जिसका हम लोग पसीना खेल रहे कम होते हैं ना, आता है। हम लोग खेल रहे हैं, हमें पसीने नहीं आ रही है, बंदा डिस्टिलेट जोड़ रहा है। हाँ, तो होता है। इसको ये बड़ी मुश्किल से मोटा होगा, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई है। आपने देखा होगा ना तो बहुत सारी लोग ऐसे अच्छी होते चीज़ हैं। है बुरी चीज़ है। सब अच्छा है, सबको तो सर कुछ किसी नहीं। सभी कोई जा रहा हर है चीज़ और के- पसीने भी नहीं आए। हर चीज़ का यार ये एक्सेप्शन You are exception. कमाल है। एक किडनी वाला आदमी जो है वो ज़्यादा दिन तक जीता नहीं, उसकी तो एक किडनी है, वो तो इतना बड़ा फुटबॉलर है। तो ये एक्सेप्शंस तो हर जगह है। हाँ। चलिए जी आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ऑनलाइन वालों को क्लियर है भाई? है कहाँ पर है ऑनलाइन वाले? चलिए उसके बाद देखिएगा, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। हालांकि मैंने बताया था 2 लिक्विड और होते हैं बॉडी में, लिम्फ होता है और एक वाटर होता है। सर लिम्फ का क्या यूज होता है सर? किसका? लिम्फ का। लिम्फ का काम यही होता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, वाइट ब्लड सेल्स की क्वांटिटी को रेगुलेट करके रखता है। मतलब ये बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। तो लिम्फ ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते सर WBC? दोबारा बोलो। अगर सर ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते सर WBC? WBC ज़्यादा इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि लिम्फ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लिम्फ जो है ना, अगर इकट्ठा होना शुरू होता है बॉडी में तो वो लिम्फ नोड बना देता है। लिम्फ नोड कन्वर्ट होता है टीबी में, टीबी कन्वर्ट हो जाती है कैंसर में। तो इस वजह से लिम्फ का भी एक क्वांटिटी में होना ही जरूरी है। इसलिए उसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब कैंसर जेनेटिक अपने डिसऑर्डर सेल्स के वैसे ही होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो बाई बर्थ हो जाती है कि भाई फादर को था, मदर को था या ग्रैंड पेरेंट्स को था। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में नहीं आया लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन में आया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। इनफैक्ट डायबिटीज़ भी इसमें से ये एक एग्जाम्पल है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट जनरेशन को डायबिटीज़ थी, सेकंड को कुछ भी नहीं था, थर्ड जनरेशन को डायबिटीज़ हो गई। तो कई बार क्या होता है कि फादर कैरियर सेल का काम करता है, कई बार मदर कैरियर। रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आगे करते हैं चलिए। तो सर हेरिडिटी है जो एवोल्यूशन है ना? नहीं रिप्रोडक्शन में भी है ये, रिप्रोडक्शन। कई चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी हेरिडिटी में, रिप्रोडक्शन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ऐसा लगेगा कि मिलती जुलती है आपस में बहुत सारी चीज़ें। तो जरा देखते हैं। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, द ऑर्गन विच पम्प्स एंड रिसीव्स द ब्लड, एंड द ब्लड वेसल्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो हार्ट है, और हार्ट के अलावा क्या है? हार्ट के अलावा है ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। अब जो ये ब्लड है, ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स यानी कि जो नसें होती हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, वो 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो पेज नंबर 2 पर आ जाइए आप। इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स, देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम which also helps in the transport of materials in the human body. Lymphatic system वही है जो मैं बता रहा था कि तीसरा जो लिक्विड है, सर कौन सी लाइन? पहला पॉइंट ही तो है, तीसरी चौथी लाइन। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, द लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटेरियल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिक्विड कैरियर को मटेरियल्स को सर्कुलेट करता है, कैरी करता है, सर्कुलेट करता है, उसको हम लिम्फ बोल देते हैं। Thus in human beings, the various substances are transported through 2 liquids called blood and lymph. तो 2 liquids होते हैं, blood और lymph। और जो water है, water जो है, water तो मेन लिक्विड है ही है। water कितना होता है बॉडी में पता है? चलिए जी, उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अच्छा जी, जरा 2 मिनट रुको। तो डेरिवेशन बता दो सर। बता देंगे। तो बना दो सर। बायो तो अच्छा ही है सर। बायो से तो सब कुछ अच्छा ही है। यस सर। दिमाग खराब करता है।
वैसे बायो लेने वालों की जो क्वांटिटी है वो ईयर बाय ईयर कम होती जा रही है। मेरा तो ये सजेशन है कि अगर कोई भी बच्चा आगे साइंस लेना चाहे ना तो बायो जरूर ले। कंपटीशन कम फेस करने को मिलेगा ना, सर बायो वाले तो चलती है। डॉक्टर बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है कि मैथ्स भी ले लो बायो भी ले लो तो 2 ऑप्शन खुल जाते हैं 12th के बाद। कॉमर्स वाले किसी से तो बायो और मैथ्स नहीं देंगे। चलिए जी। सर पीसीबी लेने के लिए सर स्टैंडर्ड मार्क्स जरूरी है क्या? नहीं, उसके लिए तो कोई भी मैथ्स जरूरी नहीं है। बेसिक मार्क्स चलिए जी, जरा हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं एक बार। मैंने फर्स्ट वन बनाया था, वो बढ़िया बनाया। सर बनाना सर ये बना हुआ है आपके पास तो नोट्स में ही। मैं तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा ना पेपर पर। सर मुझे जो तो किताब समझाना- में दिया है ड्राफ्ट में बहुत फर्क है। किताब पढ़ेंगे बहुत फर्क अब है। वो ये उतना एग्जैक्टली तो कॉपी है। बॉटम राइट में सर थोड़ी वैसी सी होती है ना, ये पॉइंटेड होती है, मैं थोड़ा गोल बनाती है। और ब्रॉड भी होती है थोड़ी। चलो नोट्स में पढ़ूंगा ही बिल्कुल। नहीं मैं भेज रहा हूँ। उसने पढ़ाया मेरे को बंदी ना मैं ढाई लिख नहीं सकती।
सर आपने से क्या लिया था? PCM लिया था। मुझे किसी ने गलत गाइड कर दिया था। मुझे किसी ने गलत गाइड कर दिया था। किसी ने ये बता दिया था कि बायो में बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है। बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है बायो में। समझ तो करना पड़ेगा सर। एक्चुअल में हाँ तो गलत पता है ना ये। कोई अच्छा टीचर मिल जाए ना, कहानी की तरह चीज़ों को समझाए, तो चीज़ें रटनी नहीं पड़ती। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो क्लास में ही याद हो जाती हैं। और सर अगर आप मिस ना होते तो आप भी लेते मैं पक्का लेता। एमबी नहीं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेता हूँ। मैथ्स में अच्छा नहीं था। मैथ्स में अच्छा नहीं, ज़बरदस्ती पुश कर करके सिखाया गया। और 12th में एक ऐसे टीचर मिल गए थे कि उनका खौफ इतना था कि खौफ की वजह से पढ़ना पड़ता था, तो तब सुधर गई मैथ्स 12th में आके। प्रैक्टिकल्स में शुरुआत में थोड़ा सा लगता है, थोड़ी घिन आती है, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस हो जाती है। सही शुरुआत में थोड़ा दोबारा बोलिए। वॉल्व्स वॉल्स बस बेस होते हैं। नहीं बेटा बता रहा हूँ। वो हाथ जो बड़ा सा ये भी फिर तरह होता है मेरी इच्छा की भी अच्छी है। अब मैं देखने वाली हूँ, नहीं फॉलो करता हूँ। इसी का विकास करने के लिए अभी बता ये फिल्टर है क्या पागल है एक हाथ मैं डिस्कॉर्ड से इंस्टाग्राम कर देता ये क्या चीज़ चलिए, तो ये तो आपका पूरा हार्ट का डायग्राम हो गया। अब इसमें आप समझिएगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ये लेफ्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लेफ्ट लिखा है, एक्चुअल में तो ये राइट है, और जो राइट लिखा है वो मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए जैसे हम यहाँ पर हैं और ये हार्ट है, ठीक है। तो मतलब हार्ट आपको फेस कर रहा है इस तरह से। तो ये हार्ट का लेफ्ट हो गया, ठीक है, और ये हार्ट का राइट हो गया, ठीक है। तो अब आप सुनिएगा, इसमें थोड़ा सा लग सकता है कि थ्योरी मैंने ज़्यादा लिखी है, लेकिन वो एक कहानी की तरह है। तो कहानी की तरह समझिएगा, आएगी समझ में। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 2 पर आप पहले आए, जहाँ पर सबसे नीचे लिखा हुआ है हार्ट, ठीक है।
तो पहले थ्योरी सुनिएगा, फिर उसको इससे डायग्राम से कोरिलेट करके बताऊंगा, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, समझ में आ जाएगा अच्छे से, और फिर खुद आप लिख सकते हैं उसको। बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है इसका हार्ट की वर्किंग का। देखिएगा, पहला है द हार्ट इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप। मेरा थोड़ा सा गोल सा बन गया, लेकिन वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है, रफली ट्राइंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा दिखा रखा है, ये थोड़ा सा ट्राइंगुलर इन शेप होता है। बाकी इसका जो साइज़ होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हाँ, सर आपने बनाई है? अरे ये ट्राइंगुलर नहीं है, ये तो थोड़ा फैल गया। आगे देखिएगा, इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल। हाँ, ये खाता पीता दिल है। इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल मसल कॉल्ड कार्डियक मसल। तो जिस मसल का ये बना होता है उसको कार्डियक मसल बोल देते हैं। द साइज ऑफ कार्डियक मसल और नॉर्मल मसल में क्या डिफरेंस है? कार्डियक मसल जो है ना फ्लेक्सिबल बहुत होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन लगातार ही चलता रहता है, ठीक है ना, कभी ना थकने वाली मसल होती है। सर ये ऐसा क्यों होता है कि ये मसल थकती ही नहीं है? कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी अगर ये थक गई तो आदमी थक गया। उसमें भी क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ना उनके भी जो सेल्स हैं वो डाई भी करते रहते हैं और रीग्रो भी करते रहते हैं। काय होगा ये रीग्रो का? तो सेल्स हैं, सेल्स मतलब रीग्रो का मतलब दोबारा पैदा भी होते हैं, रीग्रो में गलत बोलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो धीरे धीरे मतलब पुराने जो सेल्स हैं वो डाई करते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, लेकिन अंदर के प्रोसेस में कोई छेड़खानी नहीं, उनको चलता रहता है। सर जो पैदा हुआ वो अंदर की मसल तब की वही है, वो वही है, बस थोड़ा बहुत साइज बढ़ जाता है। चलिए जी, आगे देखिएगा। द साइज ऑफ अवर हार्ट इज अबाउट द सेम एज अवर क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी। तो बंद मुट्ठी जितना साइज होता है, साइज उतना ही होता है बस, ठीक है। मेरा दिल बहुत बड़ा सर। हाँ, तो थोड़ा बड़ा हो, तब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के हाथ बहुत बड़े हैं तो उसका दिल भी बहुत बड़ा होगा, है ना। चलिए, द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स इनसाइड इट। तो हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम 4 चैम्बर्स भी बोलते हैं। इसी वजह से ये कहा जाता है जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कैसे? देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, तो 4 चैम्बर हो गए। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया, जिसका सिंगुलर एट्रियम है, एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये वेंट्रिकल है लेफ्ट और राइट, और ये एट्रियम है लेफ्ट और राइट। इसमें वॉल्व भी बने पता है ना, V1, V2, V3, V4 ये वॉल्व भी है। मैं भी आऊँगा इन पर, ये क्या है। अच्छा, एंड द 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी एंड द लंग्स। जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये क्या करती है कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी को और लंग्स को। अच्छा, सर बस दो ही वेंट्रिकल्स और 2 आर्टरीज होते हैं रिसर्च कनेक्टेड। बस 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 हमारा काम ही चीज़ बहुत है, इतना बहुत है, और क्या करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, एओर्टा, ये जो है एओर्टा बोलते हैं इसको। ये हमारी जो मेन आर्टरी है, ये जो मेन आर्टरी है, इसी का दूसरा नाम होता है एओर्टा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, इसी को एओर्टा बोलते हैं। अच्छा, पेज नंबर 4 पर आइए। द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू अ वॉल्व V1 एंड द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू अनदर वॉल्व V2। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम दे आर कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व V1। ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दे आर कनेक्टेड थ्रू अ वॉल्व V2। ये वॉल्व V2 के थ्रू कनेक्टेड होता है। These valves prevent the backflow of blood into atria when the ventricles contract to pump blood out of the heart and to the rest of the body। क्या होता है कि ये जो valves हैं, ये valves जब बॉडी मतलब इससे हार्ट से बाहर की तरफ जब ब्लड पंप किया जाता है, तो ये जो valves हैं ये उस दौरान बंद हो जाता है, ठीक। आप देखिएगा, सर ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए होता है। हाँ, सर इसमें सांस जो 1 मिनट रुकिए जरा।
मेन वेन से डीऑक्सीजनेटेड आया, पल्मोनरी आर्टरी से निकल गया, लंग्स में हाँ जी, देखिए ऐसा होता है कि जैसे ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ये लंग्स से कनेक्टेड होती है। अब होता क्या है कि लंग्स में क्या हुआ कि हमने जैसे सांस लिया, तो जब हमने सांस लिया तो सांस लेने पर हमने ऑक्सीजन का इंटेक हमारा हुआ, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया। ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर आया तो लंग्स से ऑक्सीजन पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये जो चौड़ा सा आपको ये पाइप दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन, तो ये लंग्स से कनेक्टेड है। तो यहाँ से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में मिक्स हुआ, यहाँ पर जो ब्लड था इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ। तो अब जब इस ऑक्सीजन में इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो वो जो ब्लड है वो क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होता है कि हार्ट का लगातार काम क्या होता है कि इसकी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होती रहती है। तो कुछ कनेक्शन इस तरीके का है कि जब इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगी, ब्लड के अंदर मिक्स होगी, तो ये फूलना शुरू होगा। भाई कुछ इनपुट हो रहा है, इसके अंदर कोई चीज़ आ रही है तो ये फूलेगा। तो जब ये फूला तो इसके फूलने से होगा क्या, इसके फूलने से यहाँ पर जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ जो है जैसे ही एक्सपैंड होगी तो एक्सपैंड होने के बाद नेक्स्ट उसका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि ये सिकुड़ गया, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। तो जैसे ही ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो V1 है ना, वॉल्व V1, ये वॉल्व V1 खुल जाएगी। वॉल्व V1 जैसे ही खुलेगी तो इसके खुलते ही जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि ये पहले एक्सपेंडेड था, मतलब फूला हुआ था, फिर ये सिकुड़ा, इसके सिकुड़ने से वॉल्व V1 जो है, वॉल्व V1 के अंदर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फूल गया। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये क्या हो गया, ये एक्सपैंड हो गया, ये फैल गया। तो जैसे ही एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के बाद नेक्स्ट इसका काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना। अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो वॉल्व V3 है जो पहले बंद पड़ी हुई थी, ये वॉल्व V3 खुल जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। और साइमल्टेनियसली क्या हुआ, साइमल्टेनियसली आपने सबसे पहले क्या हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये एक्सपैंड हो गया। जैसे ही ये एक्सपैंड हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपैंड, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये एक्सपैंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सांस तो लगातार हम ले ही रहे हैं ना, तो पीछे से फिर आई ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना तो ये आपका एक्सपैंड हुआ, इसके एक्सपैंड होते ही ये जो V1 है, ये वाली वॉल्व बंद हो गई। ये बंद हो गई तो जब यहाँ से ब्लड जा रहा था तो इसके बंद होते ही चांसेस ही नहीं है ब्लड के बैक फ्लो होने के, कि ब्लड वापस चला जाए। दोबारा समझो, आप ये देखिएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन आया, ब्लड के अंदर मिक्स हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, जब कोई चीज़ अंदर आई है तो ये एक्सपैंड होगा, ये एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के बाद नेक्स्ट इसका काम होगा कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये वॉल्व खुल गया, इस वॉल्व के खुलते ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इकट्ठा हुआ, अब ये एक्सपैंड हो चुका है। तो जब ये एक्सपैंड हुआ तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इन द मीन टाइम यहाँ पर फिर ऑक्सीजन आ गई, तो जब यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन आ गई तो ये एक्सपैंड हो गया, तो ये V1 बंद हो गया। तो जब भी कोई भी चैम्बर हमारा एक्सपैंड होगा तो उससे जुड़ा हुआ जो वॉल्व है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपैंड कैसे हो रहा है, उसके अंदर चीज़ इकट्ठी हो रही है, तो भाई वॉल्व तो बंद करोगे, नहीं तो वो चीज़ इकट्ठी कहाँ हो पाएगी, वो तो नीचे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये वॉल्व बंद हो गया। अब यहाँ से जो ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मेन आर्टरी के थ्रू गया। मेन आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। अब वो ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में घूमा, जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी सेल्स थे, सबको ऑक्सीजन देता गया, देता गया, देता गया, देता गया, और सारे सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेता गया, लेता गया। अब वो टोटली क्या हो गया, डीऑक्सीजनेट हो गया, क्योंकि उसके अंदर अब ऑक्सीजन नहीं है। घूमता फिरता, सोचिए कि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स थे, लीवर, किडनी वगैरह, सबको उसने जितना भी ऑक्सीजन था वो सब दिया। अब खुद डीऑक्सीजनेटेड होकर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास है, अब कार्बन डाइऑक्साइड देकर वो यहाँ पर आ गया, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो वेना कावा, जिसको मेन वेन बोलते हैं, तो अब ये क्या लेकर आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अ ब्लड विच इज़ फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो आया यहाँ पर, जैसे ही आया तो ये फूला, जैसे ही ये फूला तो इसका वॉल्व बंद, इसका वॉल्व बंद, तो जैसे ही सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ इकट्ठा हुआ तो अब जो ब्लड है वो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वॉल्व खुल गया,
तो ब्लड यहाँ पर आ कॉन्ट्रैक्ट गया। करेगा सर, हाँ, सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होने के बाद अगला प्रोसेस ही कॉन्ट्रैक्ट होना है। आप किसी भी चीज़ को देखिए, हमारी कोई भी मसल है, जैसे ही वो एक्सपेंड होएगी, एक्सपेंड होने के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वॉल्व खुल गया, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही यहाँ आया, अब ये एक्सपेंड हुआ था, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इन द मीन टाइम जो बाकी का वो प्रोसेस होते हुए फिर जो दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आ गया इतनी देर में यहाँ पर। ये आया तो ये खुल गया, तो इसकी वॉल्व बंद हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका वॉल्व V4 खुल गया। ये खुला तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू टू लंग्स, यानी कि ये लंग्स की तरफ जा रहा है। तो लंग्स की तरफ क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स में चला जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारी की सारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर। और ये प्रोसेस बार 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 जितनी आपकी उम्र है तब से चली रहा है। सर उसके बाद फिर वो फिर इस वाले में आ फिर जाएगा, हाँ हाँ, यही है पूरा। फिर वो पकड़ी भी आ जाएगा उसके बाद। ये आपकी पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से आ रही है, जो लंग्स को जा रही है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू लंग्स। लंग्स से आने वाली वेन, लंग्स को जाने वाली आर्टरी। इसी तरीके से हार्ट से यहाँ से बॉडी की तरफ जाने वाली मेन आर्टरी और वापस आने वाली मेन वेन। तो ये मेन है वो पल्मोनरी। ये मतलब आर्टरी जो है वो डीऑक्सीडेटेड कैरी करेगा और वेन ऑक्सीडेटेड कैरी करेगा। सर लेफ्ट आर्टरी में सर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड करेगा। सर अब डीऑक्सीडेटेड बाहर निकलेगा डीऑक्सीडेटेड होगा। अरे ये जो मेन आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड लेकर जा रहा है, ये भी ऑक्सीजनेटेड, मतलब इधर वाला जो चैम्बर है ना, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला चैम्बर ऑक्सीजन से भरा हुआ है और राइट वाला चैम्बर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। सर लेफ्ट वाले आर्टरी में सर ब्लड डिफ्यूजन कितना आता है अंदर? चलिए कल बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अच्छा सुनिए, जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो कल होगी और कल रात को 10 बजे आपकी क्लास है, सिर्फ ऑनलाइन होगी, ठीक है। ओके।